डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज बेसिकली जो टॉपिक है अपना, दैट इज द एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व। अब एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व तो आप सुने थे। बात आती है कि एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई एक कर्व बनेगा कुछ इस तरह से, जहाँ पर कि एक एम्पलीट्यूड होगा इधर और ये फ्रीक्वेंसी होगा। यही तो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। लेकिन ये हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? तो बेसिकली ये पढ़ रहे हैं हम लोग नॉन लीनियर वाइब्रेशन के लिए। ये ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? नॉन लीनियर वाइब्रेशन। अब नॉन लीनियर वाइब्रेशन का बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं कि लीनियर एंड नॉन लीनियर। अभी तक आइडियली जितना हम लोग पढ़े हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन में, जितने भी थ्योरी कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल, ये सब नॉन लीनियर होते हुए भी लीनियर इक्वेशन हम एज्यूम करके चले थे। इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकाल करके इसकी फ्रीक्वेंसी निकाले थे। साथ में ही आप जो है नॉन लीनियर की यदि बात करेंगे तो आपका स्प्रिंग जो है नॉन लीनियर हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और मतलब क्वाड्रेटिक, और हार्ड स्प्रिंग हो सकता है, सॉफ्ट स्प्रिंग हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा ये आपका प्लस ही होगा, माइनस भी हो सकता है। फिर लीनियर और नॉन लीनियर में कई सारे डिफरेंस बताए थे कि लीनियर में आपका काउज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इफेक्ट, मतलब कर्म कीजिएगा तो फल मिलेगा, और ठीक वैसा ही मिलेगा जैसा कर्म करेंगे। हकीकत में नॉन लीनियर में भी यही होता है, लेकिन जो फल मिलता है पता नहीं चलता है कि हमने ये कौन से कर्म किए थे, किस कर्म का फल हमें मिल रहा है ये पता नहीं चलता है। दैट इज ए नॉन लीनियर सिस्टम। ठीक है। और बाद बाकी काफ़ी सारी चीज़ें बताए थे। इसी में हमने आपको जस्ट लास्ट लेक्चर, जैसा कि आज ये लेक्चर नंबर आप 125 देख रहे हैं, इसी के जस्ट पहले लेक्चर नंबर 124 में हमने आपको बताए थे कि ये कोई सिस्टम है, मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर, और ये तीनों सिस्टम नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर कहने का मतलब कि डैम्पिंग कोफिशिएंट भी आपका लीनियर नहीं है। सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है आपको इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कि लेक्चर नंबर 120 इसके पहले वाले में हम बता चुके हैं। फिर यदि स्प्रिंग की बात करेंगे आप, किसकी? स्प्रिंग की बात करेंगे तो स्प्रिंग भी नॉन लीनियर है, और नॉन लीनियर में भी दो तरह का स्प्रिंग होगा, हार्ड स्प्रिंग एंड सॉफ्ट स्प्रिंग। कौन सा? हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड के लिए तो प्लस यूज करते हैं, और सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए माइनस यूज करते हैं। ओमेगा एन क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दी नॉन लीनियर वाइब्रेशन सिस्टम। और लेमडा क्या है? परटर्वेशन पैरामीटर। ये परटर्वेशन पैरामीटर क्या होता है? तो बेसिकली परटर्वेशन पैरामीटर जो है नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक परटर्वेशन मेथड होता है। उस परटर्वेशन मेथड में ये जो परटर्वेशन आप मेथड देख रहे हैं, इस परटर्वेशन मेथड में एक परटर्वेशन पैरामीटर यूज करते हैं, उसी को हम लोग लेमडा से यहाँ इंडिकेट करते हैं। और ये एफ अपन एम अगेन हार्ड स्प्रिंग के लिए, सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक फोर्स है। इसका सॉल्यूशन आपने निकाला था ये, फिर ये सॉल्यूशन निकाले थे, इसको आप थोड़ा सा पीछे जाकर के चाहें तो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर सॉल्यूशन निकाले थे एक्स का, ठीक है ना, लीनियर इसमें लेमडा और x1 x2 के टर्म में, और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन निकाले थे, और इसी को सॉल्व करते करते इनिशियल कंडीशन से इसको सॉल्व कर किए थे, तो ये इक्वेशन आपका निकला था। ये इक्वेशन, इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और आगे क्या बढ़ना है? बढ़ चुकी है, कहानी खत्म हो चुकी है, क्योंकि यही आपका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कर्व है। क्या है? यही एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कर्व है। अब इसको देख लीजिए, इसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, दैट्स ऑल। इसी को हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसको हम एक्सप्लेन चूंकि करेंगे, तो सिर्फ आप देख लीजिए कि क्या है, कैसे है, और फिर अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले हम उस इक्वेशन को लिख लें जो इक्वेशन को हम लेकर के आगे चले थे। कौन सा? फोर्स वाइब्रेशन वाला था। एक्स डबल डॉट प्लस क्या हो जाएगा? सी एक्स डॉट प्लस ओमेगा नट का स्क्वायर एक्स प्लस माइनस लेमडा एक्स क्यू इक्वल टू एफ ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये मान लीजिए कि आपका एक फोर्स इक्वेशन है, फोर्स वाइब्रेशन का, फोर्स्ड नॉन लीनियर वाइब्रेशन का इक्वेशन है। क्या है? फोर्स्ड नॉन लीनियर वाइब्रेशन का क्या है? इक्वेशन है। और इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज नथिंग बट b1 साइन ओमेगा टी प्लस
B3 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, B3 साइन ओमेगा टी। अब इसका जो है हार्ड स्प्रिंग मतलब प्लस के लिए और सॉफ्ट स्प्रिंग माइनस के लिए हम लोग एक कर्व बनाते हैं, ठीक है। अब कर्व कैसे बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक कर्व यहाँ पर बनाए और दूसरा कर्व यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है ना। अब दोनों जगह यहाँ पर क्या है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, दोनों जगह क्या है, फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर क्या है, आपका हार्ड स्प्रिंग है, क्या है, हार्ड स्प्रिंग है, और ये क्या है, सॉफ्ट स्प्रिंग है, क्या है, सॉफ्ट स्प्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ दोनों जगह पर कहीं ओमेगा एन की वैल्यू होगी, क्या होगी, यहाँ पर ओमेगा एन की वैल्यू होगी, और ओमेगा एन जो है आपका यहाँ पर जो जाएगा ये कुछ ऐसा जाता है, ध्यान दीजिए, और सॉफ्ट स्प्रिंग में ठीक उल्टा जाएगा, ये ओमेगा एन का वैल्यू यहाँ पर कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो सॉल्यूशन आप निकालते हैं, यहाँ से जो सॉल्यूशन निकालते हैं तो कुछ ऐसा जा करके ये रेंज आता है, और ये आपका बहुत दूर तक जाएगा, डायरेक्ट जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन निकालते हैं, अब ये रेंज होता है, लैम्डा यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है, और यहाँ पर लैम्डा ध्यान रखिएगा लेस देन जीरो है। यहाँ पर आप निकालेंगे तो उल्टा बनेगा, ये ऐसा, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा निकलता है, ये यहाँ से टच करके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एफ नट इक्वल टू जीरो और के नट इक्वल टू जीरो सोल्यूशन है आपका। और यहाँ पर भी जो है, जो आप निकालते हैं बेसिकली, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका ग्राफ है, ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये दोनों में स्ट्रेट लाइन खींचे, ये जो आप देख रहे हैं इधर वाला, ये कहलाता है अनस्टेबल रेंज, ठीक है ना, अनस्टेबल रेंज। ये अंदर जो है आप देख रहे हैं ना, ये अनस्टेबल रेंज है, अनस्टेबल रेंज। और इसके दाएं या बाएं ये दोनों स्टेबल रेंज है। उसी तरह से यहाँ भी ये और ये जो रेंज है अनस्टेबल रेंज है, बाद बाकी इस साइड राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों क्या है, स्टेबल रेंज है। यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग वेरी स्लोली, द रिस्पॉन्स फॉलोज दिस कर्व, ठीक है ना, एंड देयर इज ए जंप, कहाँ से, ये तो स्लो जा रहा है, देयर इज ए जंप कहाँ, यहाँ से लेकर के डायरेक्ट ये जो पार्ट है, ये देख रहे हैं, ये पार्ट, दैट इज द जंप। ये मैंने ऑल ऑफ सडन इतना क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली जंप फेनोमेना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंप फेनोमेना, जंप फेनोमेना, इसको क्या बोलते हैं, जंप फेनोमेना। उसी तरह से यहाँ भी ये जो टर्म है आपका इधर, ये क्या है, जंप फेनोमेना, दिस इज कॉल्ड जंप फेनोमेना, ठीक है ना। तो बेसिकली शेडेड रीजन, दिस शेडेड रीजन जो आप देख रहे हैं, ये अभी आपको जो दिखाए अनस्टेबल रेंज, ठीक है ना, तो इट शोज दी टू एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन फॉर द गिवन एक्साइटेशन। गिवन एक्साइटेशन क्या है यहाँ पर, एफ कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है ना। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये जो आपका ऊपर वाला है पार्ट, ये ऊपर वाला, ये नेवर ट्रेस्ड व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड एंड द पोर्शन जैसे ये आपका पोर्शन है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पोर्शन है एक तो ये है और दूसरा ये भी तो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमने पूरा खींचा है ना, और यहाँ भी जो है ये वाला पोर्शन, तो ये जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये जो पोर्शन है, frequency of excitation is gradually decreasing from large value and this value is increasing. That means when you do the stability analysis, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि this middle one is stable, the shaded region is unstable, its width being be dependent on a number of factors, क्योंकि ये नॉन लीनियर वाइब्रेशन है तो कई सारा फैक्टर है, बट द फैक्टर इज जो है जी फैक्टर इज डैम्पिंग, जो सबसे आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, डैम्पिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी,
एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द डैम्पिंग फैक्टर, एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्साइटेशन फोर्स, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ये एम्पलीट्यूड जो है डिपेंड करता है। यहाँ पर ये B1 था, ध्यान दीजिएगा, और ये क्या है B3। बोलिए सर B2 क्यों नहीं लिखे हैं? ये देखिए हार्ड स्प्रिंग है, ये सॉफ्ट स्प्रिंग है। नॉर्मल स्प्रिंग के लिए B2 यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ हार्ड और सॉफ्ट स्प्रिंग चूंकि दिखाए हैं, इसलिए हम यहाँ पर B1 और B3 डायरेक्ट यूज किए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था हमारा एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर नॉन लीनियर वाइब्रेशन। दैट मीन्स कि ओवरऑल आपको इसमें यूज करना है फोर्स्ड वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट। किसका? फोर्स्ड वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, और उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके ही आपको आगे सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक कर्व मिलेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, इस एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व के हेल्प से ही, इस एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व के हेल्प से हमें मिलता क्या है, वह रीजन मिल जाता है जहां पर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रेंज मिल जाता है। तो हम उस अनस्टेबल रेंज को अवॉइड कर सकते हैं, और अवॉइड करते भी हैं, तभी तो हमारा काम आगे बनता है, अदरवाइज काम बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आई थिंक टुडे इट इज मोर देन इनफ। फिर हम लोग जो है इसकी एक समरी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, समरी ऑफ द नॉन लीनियर वाइब्रेशन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।